नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। कामयाबी के सपने तो हर कोई देखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद के कामयाबी के सपनों में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद की कामयाबी से ज़्यादा पूरे इंडस्ट्री की कामयाबी का ख्वाब देखते हैं। ऐसा ही ख्वाब देखने वाले आज के हमारे मेहमान हैं गोविंद भाई ढोलकिया, जिन्होंने डायमंड इंडस्ट्री को, आज सूरत की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसे वर्ल्ड फेमस बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गोविंद भाई, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। 1964 जब आप यहाँ पर आए थे, उस वक्त आपने सोचा था कि सूरत की डायमंड इंडस्ट्री आज की डेट में जिस तरह की वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्रोफेशनल्स के साथ में जिस हिसाब से चल रही है, दुनिया में अपना नाम कमा रही है, क्या आपने सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा? बिल्कुल नहीं, कारण के हूँ જ્યારે સુરતમાં આવ્યો ત્યારે ખાલી સુરતમાં 200 કારીગર હતા હીરા ઘસવાના. સુરતનું પોપ્યુલેશન પણ 2,75,000નું. આજની દ્રષ્ટિએ કહીએ તો 55 લાખ, એટલે 20 ટાઈમ સુરત છે. અને 200 કારીગર હતા, એને બદલે 5 લાખથી વધારે કારીગરો છે. એટલે ત્યારે તો આ સ્વપ્ન પણ નહોતું આવ્યું. પણ જેમ જેમ દિવસો જતા ગયા અને અનાયાસે જ્યારે આ સુરત વધતું ગયું, ડાયમંડ બિઝનેસ વધતો ગયો. કારણ કે હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે 1964માં ભારતનું એક્સપોર્ટ ખાલી 6 કરોડનું હતું ડાયમંડનું, અને આજે 1.5 લાખ કરોડનું. आप कब यहाँ पर आए सूरत में और कैसे आपने शुरुआत की? ऐसे तो हमारा जो गांव है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर सौराष्ट्र में अमरेली जिला में लाठी, जो कलापी नगर बोलते हैं, वहाँ का बाजू का गांव है दूधाड़ा, वहाँ का मैं हूँ. वहाँ होके मैं 1 से 4 तो मेरे गांव में पढ़ा. गांव में 4 ही दौरण था. 5, 6 और 7 चल के मैं लाठी आता था. जब मैं चल के आता था तो चप्पल नहीं मिलता था वो टाइम पर. 11 साल तक मेरा पैर ने कभी चप्पल और बूट नहीं देखा. तो मैं चल के 6 किलोमीटर आने का जाने का एवरी डे. 7वीं में 2 महीने की बाकी था अभी एग्ज़ाम देने को. मेरा बड़ा भैया यहाँ आया था हीरा घसने के लिए. हमारा गांव वाला उसको लाया था. तो वो बोला कि चल तेरे को सूरत आने का है हीरा घसने का. मैंने बोला चलो आने का है. तो मैंने 7वां का एग्ज़ाम नहीं दिया और उनके साथ मैं यहाँ सूरत आ गया. मैं जब सूरत आया तो पहले दिन मैं यहाँ भागल पर गया सूरत में. तो भागल पर मैंने पहली बार ज़िंदगी में रिक्शा दी 3 पहिया वाली. तो मैंने सोचा कि ये 3 पहिया वाली और 1.5 का जैसी जो है तो अभी सुलट जाएगी. मैं 2 घंटा खड़ा रहा कि अभी एक रिक्शा सुलट जाए, मैं बाद में घर पे जाऊँ. तो 2 घंटे में एक भी नहीं सुलटी. इतना ज्ञान वो टाइम पर मेरे पास था. बाद में भगवान ने ये जब कृपा की, मैं जब 64 में यहाँ आया, 6 महीना तब ट्रेनिंग में चल लिया था. पहला पगार मेरा 6 महीने के बाद में 103 रुपया का आया. बहुत खुशी हुई. क्यों कि वहाँ गांव में अगर मैं मजदूरी में जाऊँ तो 75 पैसा मजदूरी थी, ऐसा था. तो 75 पैसा मुझे 1 रुपया भी नहीं मिले, એટલે 25 दिन का 25 रुपया मिले. यहाँ 103 रुपया तो बहुत ज़्यादा लगता था. फिर आगे बढ़ते बढ़ते 68 में मैं जो फैक्ट्री में बैठा, उसका लालजी भाई का फैक्ट्री था. तो हम वहाँ 3 फ्रेंड हो गए. तो तीनों फ्रेंड ने 1970 में हमने एक कारखाना शुरू किया. तो मैंने 1000 रुपया निकाला, हमारा 2 जो फ्रेंड था उसने 2-2 हज़ार निकाला. 5,000 रुपया निकाल के 1970 में हमने ये कारखाना शुरू किया. और आगे बढ़ते बढ़ते 1977 में मैं पहली बार बेल्जियम गया कि पहला हम मजदूरी से माल लाया. पहला ही लॉट हमने, मेरा फ्रेंड ने दिलवाया. तो उसमें वेट आया 34%. उसने लिखा था 28% लाने का और 6% ज़्यादा आया. तो जिसको दिलवाया था वो बोला कि आपको 26% ले जाने का है, वो आप बड़ा डायमंड निकाल लो, छोटा रख दो. मैंने बोला मैं झूठ तो नहीं करूँगा. तो तेरे को जे करने का है कर. वो बोला कि अभी तो वो लेके जाएगा तो वो मेरे को माल नहीं देगा व्यापारी, तो उसका बिगड़ नहीं जाए. मैंने कहा तेरे को जे करने कर. फिर मैंने ऐसा सोचा कि उनको 26% में अगर
पैसा मिलता है फिर भी मेरे को 34% में नहीं मिलेगा, मगर कहाँ मिले वो तो मालूम थी, मार्केट कहाँ, मार्केट बड़ा थी नहीं। तो मेरा बड़ा भाई ने एक बार मेरे को बताया था कि डायमंड का ऑफिस, 3 ऑफिस वाले ने भाव कमती किया, एक ने नहीं किया। तो मेरे को तो कौन सा प्राइस मालूम नहीं था, तो बोले 91 रुपीज़ उसने भाव बोला 1 कैरेट का। तो मैंने बोला वहाँ से लेने का है क्योंकि वो फिक्स प्राइस वाला है। तो उनके पास से माल लिया, तो वो बोला कि मैंने बोला 5 कैरेट दो, तो वो क्या 10 के कम नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला 10 कैरेट का पैसा है नहीं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास 500 रुपया है तो 5 कैरेट दो। ओके, वो घर आएगा ना, वो ब्रोकर ले जाएगा। मेरे को मालूम था घर में भी पैसा नहीं है, तो उसने 10 कैरेट दी, मैं लेके गया। मेरा तो मैरिज भी नहीं हुआ था, मेरा पार्टनर था, उनका मैरिज हुआ, उनके घर पे हम रहते थे। तो मैंने उनको बोला वीरजी भाई उनको अभी 420 रुपया देने का है क्योंकि 500 दिया है, 900 410 रफ का है, 10 उनका ब्रोकरिंग का है। तो मेरा वीरजी भाई ने बोला कि भाई पैसा तो है नहीं, तो उसको वाइफ का बोला कि 200 रुपया मैंने तेरे को दे वापस दे, और 200 रुपया पड़ोसी पान से लिया और 20 उसने जेब में से दिया। ये पहला बिजनेस हमारा डायमंड का कि वो 920 रुपया का ये हो गया। क्यों? सच्चाई सिद्धांत के लिए कि हमको किसी का माल अडल बडल नहीं करने का है। तो भगवान ने देखो कहाँ लीला कर दी कि खुद का माल बनाने लगे तो इतना बड़ा हो गया। अगर मैं किसी का लेबर से बनाया होता और आज तक उसका चोरी का मेरा इरादा होता, मैं कभी आगे नहीं आता। ये मैं बात इसलिए बताता हूँ कि आम जनता को, यंगस्टर को मालूम होवे कि भाई चोरी करने की, झूठ करने की बिजनेस में जरूर नहीं है। मैं डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार थे, वो तो धाम में गए, उसको भी 20 साल हो गए, मगर उनका सिद्धांत पर ये कंपनी चलता है। वो सिद्धांत थोड़े आप बताएंगे तो? ये सिद्धांत जो पहला सिद्धांत है उनका कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूर है, पाप करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कभी झूठ बोलने का, झूठ करने का विचार भी नहीं किया ये सेंटेंस के हिसाब से, और हम सक्सेस हो गए। आपने 103 रुपया पहली बार कमाया था तो घर पे बताया था कि 103 रुपया कमाया मेरा था? बड़ा भाई के साथ में मैं यहाँ रहता था। मैंने आपको बताया कि मेरा बड़ा भाई भीमजी भाई है, मेरे को यहाँ लाएगा, तो मैंने उनको दे दिया। तो उसने बोला कि चल ये 3 रुपया तू तेरे खर्चे के लिए ले और 11 रुपया मंदिर में थाल कर भगवान के लिए दे के आ। और बाद में उसने 89 उसने ले लिया। पहली बार जिंदगी में, क्योंकि मेरे को दर संडे वो 25 पैसा देते थे वापरने को, पहली बार 3 रुपया मिला तो मेरी जिंदगी का ऐसा लगा कि मैं राजा बन गया, ऐसा फीलिंग हो गया था। आपने अपने घर पे अपने माताजी पिताजी को बताया था कि ये 89 रुपीज़ आपने उनको दिया है, तो उन्होंने कुछ आपको बोला कि, या उनका सीना चौड़ा हो गया कि आज मेरा बेटा? वो माँ बाप तो तभी गांव रहते थे। हाँ। और वहाँ तब टेलीफोन ऐसा कोई था नहीं। जब लेटर लिखने का, तो हम लेटर तो क्या है कि एवरी वीक लिखते रहते थे क्योंकि यहाँ आया। मैं वो बीच में ही बात बता दूँ कि खेत में बहुत काम किया था गहरा, 43 डिग्री में, 45 डिग्री में, ओपन टू स्काई में। तो यहाँ जब मैं 14 इयर्स की उम्र में आया, फिर भी यहाँ बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? कि ऊपर छत थी, तो तभी कोई फैक्ट्री में पंखा तो लगता नहीं था, मगर फिर भी बहुत अच्छा लगता था कि भाई एयर कंडीशन की बात ही जाने दो, फिर भी बहुत अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा, क्योंकि 43 डिग्री में से आया। मगर एक यहाँ अमरों की जो कमी मेरे को लगती थी कि मेरी मम्मी साथ नहीं, मेरे बा साथ में नहीं है। क्योंकि मेरे जीवन में ये सब जो स्वभाव है, लागणी है, प्यार है, प्रेम है, ये सब हमारी माँ की देन है। क्योंकि जो माँ है, मैं जब यहाँ वो 15 साल हो गया, अभी नहीं है, तो घर पे जब मैं नहीं जाऊँ रात को, तो घर में ऐसे रूम में ही बैठी रहे रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो इतना प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी। तो वो ऐसे तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि लाख रुपया बड़ा होता है या करोड़ बड़ा होता है। मगर मेरे को यहाँ पूछे कि गोविंद आपने बहु कमानी था, बहु रुपया कमाना, तो मारे એને એમ કહેવું પડે, કારણ કે હવે કરોડમાં મારે એને સમજાવવું તો એને કેટલા છે એ તો ખબર નહોતી કે ભાઈ આપણે 2 કરોડ 5 કરોડનો નફો થયો, તો એને એ તો ખબર નહોતી પડતી। તો મેં એને એકવાર એમ સમજાવ્યા હતા કે બેન બા તમે આ રૂમમાં સૂવો છો, એમાં 100 રૂપિયાના નોટના બંડલ આખો રૂમ ભરી દઈએ તોય
તોય આ રૂમ ઘટે અને તોય 12 રૂપિયા મૂકવા પડે એટલી કમાણી થઈ છે આ વર્ષે. એ ભાષામાં કહેવું પડ્યું कि आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग. कि पहले जब हृदय से बोलने का अपना ईगो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए बोलना आई एम नथिंग, हम कुछ नहीं है. और बाद में आपको जब ऐसा हो जाए कि कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो बोलना नहीं, कॉन्फिडेंस रखने का आई कैन डू एनीथिंग.